नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। 2018 एंड 2017 दोनों में मैंने जेई दे रखा है, दोनों बार क्रैक करा है। इस वीडियो में आपको जेई 2025 के लिए क्या करना चाहिए अगर आप अभी भी भटक रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है अब, क्योंकि 6 महीने 7 महीने बाद ही आपका पहला शिफ्ट हो जाएगा मेंस का। तो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी इस खतरनाक कंपटीशन के माहौल में, क्योंकि जैसा कि आपने देख ही लिया कि कट ऑफ कितने अब हाई जाने लग गए हैं। तो भाई टफ होने वाला है मामला। ठीक है, इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे, रिसोर्सेज भी बताएंगे, जो आपको सिर्फ वही फॉलो करने हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आराम से, अगर आपने 8 घंटे भी पढ़ाई करी है डेली, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अच्छी जगह कॉलेज ना मिले। ठीक है, हो ही नहीं सकता, गारंटी। एनआईटी नहीं तो आईआईटी श्योर है आपका, लिख के ले लीजिए। ठीक है, ये वीडियो मैं बोर्ड्स वालों के लिए भी कवर्ड है और ड्रॉपर के लिए भी कवर्ड है, क्योंकि देखो दोनों की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। बोर्ड्स वालों को अपना बोर्ड एग्जाम भी देखना होता है और ड्रॉपर्स के बाद थोड़ा चिल रहता है मामला। बट हाँ, उनको ये दिक्कत है कि इनका लास्ट अटेम्प्ट होता है तो थोड़ा पैनिक ज़्यादा कर जाते हैं। ठीक है, वैसे तो सिलेक्शन ज़्यादा तो बोर्ड वालों का ही होता है। ऐसा क्यों होता है कि ड्रॉपर वालों का नहीं होता है, इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो सिलेक्शन है, पढ़ने वालों का हो जाता है, जो नहीं पढ़ते उनका नहीं होता, सिंपल एज दैट। ठीक है, इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कैसे आप बोर्ड में आराम से सेफली 90% स्कोर कर सकते हैं और आपकी डिसेंट रैंक कैसे आएगी। जेई की रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और सिर्फ सीरियस एक्सपीरियंस ही देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको एंड तक तो देखना पड़ेगा। तो 1.5x या फिर 2x पे आप देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके। ठीक है, एक चीज़ याद रख लीजिए, अब से 16 लाख से ज़्यादा ही बच्चे देने वाले हैं एग्ज़ाम। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो सीट्स लगभग आईआईटी में 16,000 के आसपास ही हैं, एग्जैक्ट जाएँ तो 17,000 या 18,000 के आसपास है। तो जो सिलेक्शन रेट है वो तो काफ़ी ज़्यादा कम है ऑब्वियसली। 1% का सिलेक्शन रेट, मतलब यही है कि 100 बंदों में से सिर्फ एक ही बंदा आईआईटी जा रहा है, बाकी लोग एनआईटी वगैरह तो जा रहे हैं, पर मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस साल का आपने देख ही लिया होगा कट ऑफ की, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ गया है रिसेंट 5 ईयर्स में, 109 के अराउंड, जो कि मतलब चौंका देने वाली बात है। लेकिन हाँ, पेपर थोड़ा सा लाइटर साइड पे भी था। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लोग कह रहे हैं कट ऑफ स्काई रॉकेट कर रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो सिंपल मैं ये बात बोलूँ तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं करी है इन लोगों ने और अब एक्सक्यूजेज मार रहे हैं, कट ऑफ हाई है, कंपटीशन बढ़ गया है। भाई, कंपटीशन चाहे कितना भी पड़ गया हो, तूने पढ़ा होता तो तेरा सिलेक्शन होता, क्योंकि पढ़ने वालों का तो हुआ है, जिन्होंने नहीं करी पढ़ाई उनका नहीं हुआ। तो वो यही एक्सक्यूजेज मार रहे हैं कि भैया कट ऑफ ही इतना ज़्यादा हाई चला गया, मैंने तो करा, मेरे तो 108 आ रहे हैं। ठीक है, बट कट ऑफ ही हाई चला गया, मैं क्या करूँ, है ना। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 16 लाख बच्चे आ गए हैं, मैं क्या करूँ। तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं। तो अपने दिल से पूछो भाई कि तूने पढ़ाई करी है तो तेरा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं, सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना याद रखिए, हार्ड वर्क इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जेई, बट उसी के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। क्योंकि हार्ड वर्क तो बहुत लोग कर लेते हैं, दिस इज़ ईजियर, बट स्मार्ट वर्क नहीं होता, और जेई स्मार्ट वर्क का भी खेल है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको टू डू लिस्ट बता देता हूँ, ये आप ज़रूर से फॉलो करिए। मैं बता रहा हूँ, आपका 60% काम तो यही हो जाएगा टू डू लिस्ट के थ्रू। ठीक है, बाकी का 40% आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मिस गाइडेंस, ओवर गाइडेंस से दूर रहें। ज़्यादा खुद को भी मतलब 10-36 स्ट्रेटेजी नहीं देखनी है, एक देखो उसी पे स्टिक करो और उसी को फॉलो करो। 36 नहीं बनानी है स्ट्रेटेजी। हो सकता है जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई आपको अच्छी लगी, आपने ट्राई करा, उसको थोड़ा अपने हिसाब से ढाल लिया, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, बस इतना करना है। और एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, 36 यूट्यूब की वीडियो मत देखो, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, एनआईटी की अलग स्ट्रेटेजी, आईआईटी की अलग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी खेलते रह जाओगे, सिलेक्शन दूर चला जाएगा। ठीक है, तो मिस गाइडेंस और ओवर गाइडेंस से दूर रहिए। मिस गाइडेंस भी बहुत है यूट्यूब पे, कुछ भी लोग कुछ भी पेल रहे हैं, तो उनसे भी ज़रा बच के रहिए। शॉर्ट हो गई चाहे कुछ हो गई, सब जगह मिस गाइडेंस भरा पड़ा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मिस गाइडेंस से तो दूर ही रहें, हो सके तो जेई के चैनल्स को कम फॉलो करें और अपनी बुक्स को ज़्यादा फॉलो करें। अब बात आती है, आपको मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है, और ये मैं बोल रहा हूँ ऑन एन एवरेज। ठीक है, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि 12 घंटे पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, 16 घंटे पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बकवास बात है, बिल्कुल ही बकवास बात है। अगर आपने 8 घंटे लॉन्ग टर्म पे एवरेज आउट करके पढ़ा है, लिख के लेके बोल रहा हूँ मैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हो 16 घंटे पढ़ पढ़ के। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन बिस्तर पे आ जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ने का, क्योंकि 3-4 दिन आपके फिर तबीयत में ख़राब हो जाएंगे, फिर वो बराबर एवरेज आप निकालोगे 8 घंटे से भी कम आएगा। तो हमेशा याद रखिए, सिर्फ 8 घंटे पढ़ो, इसमें आपकी सोशल लाइफ भी रहेगी। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि गेम मत खेलो, खेलो भाई, अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलो,
8 घंटे हैं दिन में, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं बाकी चीज़ों भी, ठीक है। जो लोग ये कर लेते हैं ना वो आगे भी सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट का स्किल आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल स्किल राइट नाउ, ठीक है। और देखो भाई, 8 घंटे जो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है आज हम 10 घंटे पढ़े हैं, बट पढ़े होते हैं एक्चुअल में 4 या 6 घंटे। तो ये कैसे पता करें कि 8 घंटे ही पढ़ाई? एक स्टॉप वॉच आएगी, 100 रुपये से भी कम में आ जाएगी, या फिर 100 रुपये की आ जाएगी, खरीद लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल में यूज़ करो, मोबाइल मत करो, क्योंकि मोबाइल अगर सामने रखा होता है, एक नोटिफिकेशन आता है, आप रील खोल के बैठ जाओगे, आपका 1-2 घंटा ऐसे ही चला जाएगा, और फिर आप कहोगे ओ शिट, मैंने तो आज भी पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। तो ये सब मत करना, मोबाइल को साइड कर देना, या तो अपने पेरेंट्स को दे दीजिए जब आप पढ़ रहे हैं, ये बेस्ट रहता है। मैं तो यही करता था, मम्मी को दे देता था फ़ोन, ठीक है। और जब मेरी पढ़ाई हो जाती थी, मैं थोड़ा गैप लेता था, तब ले लेता था। ये मेरी ट्रिक रहती थी। और स्टॉप वॉच ज़रूर रखिए, जो कि एनालॉग भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है। और आपको स्टॉप वॉच में टाइम नोट करना है। जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठे होंगे, आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप कुछ करने के लिए उठे, जैसे जूस पीने के लिए भी उठे हो आप, तो आप पॉज करोगे। अगर आपने फ़ोन चलाया तो आप पॉज कर दोगे। ऐसे करना है आपको। जब आप फोकस स्टडी करोगे तभी आपको स्टॉप वॉच को चालू रखना है, ठीक है। और दिन के एंड में आपने जितने घंटे पढ़ाई करी उसको अपनी एक डायरी मेंटेन करोगे, उसमें लिखोगे कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, ठीक है। और सिर्फ फोकस टाइम ही होना चाहिए, पहले मैंने बता दिया। इसमें लेक्चर मत इंक्लूड करिए बिल्कुल भी, ठीक है। लेक्चर नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी आपको इंक्लूड करनी है। बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये फॉलो करोगे पता चल जाएगा एक्चुअल में कितनी पढ़ाई हो रही है। अगर ये 8 आवर्स के बराबर है, लिख के ले लो, आप एकदम गोल्डन ट्रैक पे चल रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है 8 आवर्स मेंटेन करना। 7+ भी है तो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली लॉन्ग टर्म में। लिख के ले लीजिए, मैं 100% श्योर हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसा चल रहा है मामला, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, टारगेट बेस्ड अप्रोच। तो टारगेट बेस्ड अप्रोच क्या होता है? देखो भाई, अपन बैठ गए, कुछ भी उठा लिया, कोई भी चैप्टर पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं चलता बिल्कुल भी। बिल्कुल रैंडम नहीं है, गेम नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे करना है? टारगेट बनाने हैं कि आज मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट करूंगा, ठीक है, इस वीक में। ये मैंने टारगेट बनाया। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है, ये मैंने टारगेट बना दिया वीकली। और मैथ्स में मैंने कहा कि मैं सर्कल और स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करूंगा। तो ये मेरा हो गया वीकली टारगेट। अब इस वीकली टारगेट को आप डेली टारगेट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। डेली टारगेट में डिवाइड कर लीजिए। तो वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। तो 7 मत मानो, 5 मानो, क्योंकि सैटरडे संडे को आप टेस्ट दोगे। तो 5 दिन में, या फिर 6 मान लो, 5 या 6 दिन में आपको ये टारगेट कंप्लीट करने हैं। इस हिसाब से अपने डेली टारगेट बना लीजिए, और ऐसे वीकली प्लान करते जाइए कि आगे मैं इतने टाइम तक करूँगा, ठीक है। और उस टारगेट को किसी भी हद तक आपको करके ही सोना है। अगर आप उस टारगेट को कंप्लीट कर लेते हो, आपकी बैकलॉग नहीं बनेगी, वरना तो बैकलॉग क्रिएट होती जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो बैकलॉग कैसे बनती है? जब वीकली या डेली टारगेट कंप्लीट बताना, ठीक है। याद रखिए, वीकली और डेली टारगेट आपको ऐसे बनाने हैं जो डुएबल हो। ऐसे इम्पॉसिबल टारगेट नहीं बनाने जो हो ही नहीं पा रहे, ठीक है। थोड़े रियलिस्टिक होइए। हो सकता है स्टार्ट में आप ऐसे बना लोगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमने टारगेट बना लिया, बट वो हुआ ही नहीं, ऐसा बन जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा विद टाइम कि कैसे टारगेट बनाने होते हैं। देखो, थोड़ा इम्प्रोवाइज करोगे, मतलब थोड़ा दिन आपको होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, तभी ये होगा। टाइम लगता है इन सब में, तो घबराइएगा मतलब अगर स्टार्ट में थोड़ा अजीब लग रहा हो, ठीक है। अब बात आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशियल राइट नाउ, क्योंकि भाई टेस्ट दिए बिना आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी रैंक तो घंटा नहीं आने वाली, ठीक है। सैटरडे संडे आपको टेस्ट के लिए ही निकालना है, कुछ भी हो जाए। आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं या फिर फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हैं अगर आपका सिलेबस हो जाए। वैसे तो आपको सिलेबस नहीं हुआ होगा तो पार्ट टेस्ट पे ही फोकस करिए, क्योंकि भाई जैसे कि इस बार आपको लगभग 177 स्कोर लाना था, तब आपकी 4000 के रैंक आ रही थी। तो टेस्ट ही आपकी इतने अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकते हैं, लिख के ले लीजिए। तो टेस्ट आपको सैटरडे संडे देना ही देना है किसी भी हालत में। हो सके तो मिनिमम एक टेस्ट एक वीक में दीजिए ही दीजिए। और ऐसा मत दीजिए कि सिर्फ फिजिक्स का हो, होने तीनों सब्जेक्ट चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, तीनों होने चाहिए उस टेस्ट में, ठीक है। और एक टेस्ट होना चाहिए एक वीक में एटलीस्ट बोल रहा हूँ, मिनिमम। वैसे मैं कहूँगा अगर 2 कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 2 में क्या होगा, आपका एक मेंस का टेस्ट और एक एडवांस का टेस्ट दोनों कवर हो जाएंगे। और सिर्फ टेस्ट देने से ही बात खत्म नहीं हो जाती है, आपको उसका पोस्ट एनालिसिस भी करना है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। पोस्ट एनालिसिस में पता चलेगा आपने क्या गलतियाँ करी, क्या सिली मिस्टेक्स हुई, क्या आपके टॉपिक वीक हैं, उसे आप डायरी में लिखिए। इसके लिए टेस्ट के लिए भी आप एक अलग से डायरी मेंटेन करेंगे, उसमें लिखेंगे कि टेस्ट 1 में क्या कमी रह गई थी, क्या स्कोर था मेरा, मेरी एक्यूरेसी कितनी थी, मैंने कितने मार्क्स प्राप्त करे, मेरी टेस्ट में रैंक क्या थी, XYZ सब आपको लिखना है डिटेल में। इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे
कि आपकी वीकनेस क्या है। जैसे मैथ्स में मैं बोलता हूँ कि मेरे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत गलत हुए, इसका मतलब मेरा वीक है, इस पर मुझे फोकस करना पड़ेगा। ऐसी फिजिक्स में मुझे आरबीडी के मतलब आरबीडी के क्वेश्चन नहीं हुए, तो आरबीडी मेरा वीक है। तो अभी आपके पास समय है ना, आप वीक पे अपना फोकस करके उसे स्ट्रांग बना सकते हैं। जब लास्ट में जब 1-2 महीना बचेगा तब प्रेशर बढ़ जाता है, तब आप अगर ये चैप्टर उठाओगे तो आप गड्ढे में ही जाओगे। इसलिए बेस्ट है कि अभी वीकनेस को कंप्लीट कर लीजिए जो भी आपकी है, और उससे थोड़ा स्ट्रेंथन अप कर लीजिए। 100% तो देखो नहीं हो पाएगा, ये मेरे को भी पता है, लेकिन आप थोड़ा इतना लेवल तो कर ही सकते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन अगर आ जाए या ठीक ठाक मिड लेवल का आ जाए तो आपसे बन जाए। आपको हार्ड पे फोकस नहीं करना, अगर बहुत हार्ड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 80% लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ टॉपर के लिए आप छोड़ सकते हैं, वो जिनको ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर लानी है। ठीक है, अब बात आती है मेंस को एडवांस से बाइफरकेट नहीं करिए। बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ब्लंडर है ये। लोग अब मेंस के लिए अलग पढ़ते हैं, एडवांस के लिए अलग पढ़ते हैं। जो भी ये जिस कोचिंग ने भी ये धंधा स्टार्ट करा है, मतलब धंधा नहीं सॉरी, ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी है मेंस और एडवांस को अलग करने की, बहुत ही गड़बड़ है ये। क्योंकि देखो भाई, इन द एंड पेपर एक ही है। एडवांस में थोड़े से टफ आते हैं, मेंस में थोड़े से ईजी आते हैं। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, जेई एडवांस लेवल का, तो आपका मेंस लेवल ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको शायद नहीं पता, लेकिन अगर आपने एडवांस लेवल का कर लिया है तो ऑलमोस्ट मेंस का कवरेज हो जाता है। हाँ, मेंस में थोड़ी स्पीड का मामला होता है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो लगेगी, क्योंकि एडवांस में स्पीड का इतना पंगा नहीं रहता है जितना मेंस में रहता है। ठीक है, तो बाइफरकेट मत करिए, साथ में ही दोनों की तैयारी करिए। एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे तो मेंस के आराम से ईजी लगने लगेंगे ना। खुद सोचो, अगर आपने एडवांस लेवल पढ़ा है तो मेंस का इजी नहीं लगेगा? लगेगा भाई, सिंपल एज दैट। अगर मेंस की पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि मेंस ही टफ लगने लगे। इसलिए अपना लेवल थोड़ा हाइयर सेट करिए। एडवांस या एडवांस प्लस लेवल पे आपको खेलना है, तब आपको एडवांस थोड़ा डुएबल लगेगा, साथ ही साथ मेंस भी डुएबल लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मेंस को अलग से फोकस कर रहे हो आप, एडवांस पे नहीं कर रहे। तो भाई ऐसा होता है, फिर 99.4 परसेंटाइल आ जाती है मेंस में, और फिर एडवांस में कट ऑफ भी नहीं निकलता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मैंने देख लिए इस बार। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके 96 परसेंटाइल आए हैं और एडवांस में अंडर 10,000 रैंक आ रही है अब। ठीक है, तो ये चमत्कार हो जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। सबसे टिपिकल तो ये है, कोई भी आप चैप्टर उठाते हो तो देखो बेसिक से ही उठाओ। इवन एनसीईआरटी लेवल इज सफिशिएंट एट स्टार्ट। ठीक है, बोर्ड लेवल का भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करो। बोर्ड लेवल को मास्टर करने के बाद आपको सबसे पहले तो बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जेई एडवांस जो क्वेश्चन बनाता है वो बेसिक ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। क्वेश्चन को इसी से टफ बनाता है वो। बेसिक अगर क्लियर है ना, फिर आप मेंस लेवल पे जा सकते हैं, देन आप जंप कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। फिर जब एक बार आपका चैप्टर हो जाए, उसके बाद आपको एडवांस और मेंस लेवल पे ही खेलना है। जल्दी जल्दी से फिर पीवाईक्यू लगाओगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी नहीं है आपको। यू आर ऑलमोस्ट डन। ठीक है, अब बात आती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ने ऑब्वियस है, क्योंकि चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज उसके पीवाईक्यू तुरंत लगा लेने। 50 ईयर्स या 46 ईयर्स जो भी वो बुक आती है ना, एडवांस की पीवाईक्यू खरीद लो। और जैसे ही आपका, जैसे मान लो कि मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, उठाओ एडवांस के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो अभी से। ठीक है, 5-6 बार लगा दो भाई सारे एडवांस के क्वेश्चन। बता रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता आपका एडवांस ना निकले। सेम विद मेंस। मेंस के भी जितने भी शिफ्ट वाइज आए हैं सारे क्वेश्चन कर लो, पूरा आइडिया लग जाएगा लैंग्वेज का कि किस टाइप से कौन सा टॉपिक है जो मेंस वालों को ज़्यादा पता है, एनटीए कौन सा ज़्यादा, मतलब किस चीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा फेंक के मारता है। ऐसी एडवांस का बिल्कुल पता चल जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, लैंग्वेज से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में कभी भी ये चीज़ें नहीं होती। लोग क्या करते हैं, टेस्ट ही देते रहते हैं भाई। टेस्ट देके भाई तू क्या कर लेगा, जब जब एक्चुअल में जो एडवांस का क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज की लैंग्वेज जैसा नहीं आता। जो टेस्ट सीरीज की लैंग्वेज बहुत ही अजीब होती है, थोड़ी मतलब कैलकुलेशन भर देते हैं, कुछ अजीब सा गंदा सा बना देते हैं क्वेश्चन, जिससे टफ हो जाता है। एडवांस थोड़ा लॉजिकल होता है भाई, थोड़ा एनालिटिकल होता है। सेम विद मेंस। ठीक है, तो आपको इनको मास्टर करने के लिए बेस्ट पीवाईक्यू पे ही फोकस करना है। अगर आप टेस्ट ना भी दे, पीवाईक्यू एज अ टेस्ट दे देंगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि होता है ना कि कभी कभार हम मेंस और एडवांस के क्वेश्चन पहले से देखे हुए होते हैं, फिर उन्हें फिर से एज अ टेस्ट देने पे ज़्यादा आपको इफेक्टिव नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आता ही था, मेरे को तो रट गया इसका आंसर। तो इन दैट केस आप न्यू टेस्ट सीरीज के नए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि करके कि कौन से रिसोर्सेज आपको स्टिक टू करने चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। क्योंकि मार्केट में आजकल 3600 भैया वो हैं रिसोर्सेज, 3600 बुक मिल जाएंगी, 3600 कोचिंग के मटेरियल हैं। कौन सा उठाएं, कौन सा बेस्ट है, यही दिमाग में कीड़ा चलता रहता है। इसका बेस्ट है, उसका बेस्ट है, ये सफिशिएंट, वो सफिशिएंट।
ये सब चीज़ें ही चलती है। यूट्यूब में भी यही वीडियोज़ आ रही हैं कि ये सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है। अरे भाई क्या है ये, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या सफिशिएंट है क्या सफिशिएंट नहीं है। सिंपल है। फिजिक्स में देखो भाई, एच.सी. वर्मा इज़ अ गुड बुक, ठीक है, बट क्या ये जेई एडवांस और मेंस के लिए बनी हुई है? नहीं, ये इनके लिए नहीं बनी है, ये एग्जाम स्पेसिफिक नहीं हुई है बुक। बट एच.सी. वर्मा हमें सॉल्व करनी है, इसके ऑब्जेक्टिव करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, और इसी के साथ इसके सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। जो पीछे एक्सरसाइज करनी ही नहीं है आपको, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है तो भी चल जाएगा, नहीं तो आप बुक खरीद सकते हैं, 2 पार्ट हैं इसके। मैंने सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्व एग्जाम्पल करे थे, प्लस अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी दे रखी है। थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप एक बार एच.सी. वर्मा को कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जो पीछे जो क्वेश्चन है वो मोर ऑफ सब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा हैं और मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं, ठीक है। एडवांस का लेवल अच्छा खासा हो गया है और पता नहीं एच.सी. वर्मा अब रेलिवेंट है कि नहीं, बट इतना मुझे पता है कि ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्व एग्जाम्पल आपका बेस क्रिएट करने में बहुत ही काम आएंगे। मैंने ये दोनों चीज़ें करी थी, मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूर करना। अब बात आती है, एक और बुक है डीसी पांडे करके। डीसी पांडे मैंने खुद पर्सनली करी थी, ये मेंस के लिए तो सही है, काफ़ी सही बुक है, और इसमें एडवांस के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं। बट क्या एडवांस के लिए सफिशिएंट है? आई कैन से दैट एग्जैक्टली। मुझे तो ठीक ही लगी बुक। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अगर आपने सारा सॉल्व कर लिया तो एडवांस निकल जाएगा कि नहीं, ये आई कैन गारंटी, ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बट हाँ, इट्स सफिशिएंट और ठीक ठाक लेवल के मेरे को तो लगे थे क्वेश्चन, और मेरे को तो लगता है कि ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन लिख देता हूँ, कोचिंग मटेरियल। अब आता है आपका कोचिंग मटेरियल भी हो सकता है किसी भी रिनाउंड कोचिंग का, जैसे एलन हो गया, रेजो हो गया, कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए। अगर आपने वो सॉल्व कर रहे हो उसी पे स्टिक करिए। एच.सी. वर्मा पे भी जाने की आपको जरूरत, मतलब एच.सी. वर्मा तो फिर भी कर लेना ऑब्जेक्टिव और सॉल्व एग्जाम्पल। डीसी पांडे फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो डीसी पांडे ले लीजिए या फिर कोई भी कोचिंग का मटेरियल। अगर आपने ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन करी है तो आई वुड से कि स्टिक टू कोचिंग मटेरियल, और एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव और सॉल्व एग्जाम्पल आर मोर देन इनफ फॉर फिजिक्स, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी भी एक चीज़ बची हुई है, सॉल्व पीवाईक्यू। ये आपको किसी भी तरह लेने ही लेने हैं, और जेई एडवांस और जेई मेंस के दोनों के ले लेना, और ये करना है। अब मैं आपको रिसोर्स फिर से एग्जाम रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एच.सी. वर्मा, डीसी पांडे ले जा सकते हैं आप, और सॉल्व तो लेना ही है। अगर आप मतलब कोचिंग के थ्रू कर रहे हैं तो सिंपल है, आपका सॉल्व पीवाईक्यू एंड जो कोचिंग मटेरियल में डीपीपी और आपकी जो मॉड्यूल है, बस उन्हीं पे स्टिक करिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक और रिसोर्स है एनसीईआरटी, आपको बस बेसिक रीड मान लेना है, इसमें कोई ज़्यादा पीएचडी नहीं है, सिर्फ रीड मान लेना, बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ। और आपको एक बार डेरिवेशंस वगैरह देख लेने, क्योंकि बोर्ड्स में डेरिवेशन पूछ लेता है, ठीक है। अब बात आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, इजी लगता है इसलिए, और सबका स्कोरिंग होता है, मतलब काफ़ी स्कोरिंग होता है। केमिस्ट्री अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, आराम से आपका आईआईटी निकलने के चांसेस बढ़ जाता है। सबसे पहला बेसिक रिसोर्स तो एनसीईआरटी का बेसिक चैप्टर, ये वो रीड मार दो, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ रीड मारना। उसके बाद कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा लो, जैसे रेजो का हो गया या एलन का हो गया, इनमें से कुछ भी उठा लो, बेस्ट है और कुछ नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कहीं बुक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इन दोनों रिसोर्सेज से यू आर डन। फालतू में लोग जा रहे हैं एम.एस. चौहान, अवस्थी, ये सब बुक भाई करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने तो बस ये दोनों पे ही फोकस करा था, मेरा तो इसी में काम बन गया था, और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को एक्स्ट्रा जाने की। सिंपल एज दैट। अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी बुक है, एम.एस. चौहान है, अवस्थी है, और फिजिकल के लिए अलग हैं, 3600 बुक मिल जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है जो पीवाईक्यू आर द मस्ट, ये तो मैं हर एक में बोल ही रहा हूँ, पीवाईक्यू तो लेने ही लेने हैं, मतलब कुछ भी हो जाए पीवाईक्यू नहीं छोड़ना, सिंपल ऐसे। अब बात आती है मैथ्स के ऊपर। मैथ्स भाई, मैथ्स प्रैक्टिस का खेल होता है, मैथ्स में करनी पड़ती है मेहनत, तभी आती है मार्क्स, सिंपल एज। मैथ्स पे कमांड बन गया ना, जेई हलवा हो जाएगा, लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए जरूर से। एनसीईआरटी भी इजी नहीं है भाई, अगर आपको लग रहा है एनसीईआरटी इजी होगी, ना ना ना, कभी करके देखना, अच्छे सवाल है भाई एनसीईआरटी में, और डायरेक्ट उठ के आए हैं भाई एनसीईआरटी से सवाल, एडवांस और मेंस में भी, अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी का लेवल इज क्वाइट गुड। एक एग्जाम्पलर करके शायद आती है ना एनसीईआरटी की, क्या आती वो है ना, मैंने करी थी, वो तो और टफ है, ठीक है। बट आप हाँ एनसीईआरटी पे ही स्टिक टू करिए, इससे आपका बोर्ड्स का भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपका बेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप कोचिंग मटेरियल उठा सकते हैं किसी भी कोचिंग का, अगर आप चाहें तो कोई भी ले लीजिए। मैं अब ये नहीं बोल रहा कि इसका बेस्ट है, सबका बढ़िया है भाई, है आपकी कोचिंग का भी बढ़िया है, बगल वाले की भी कोचिंग का बढ़िया है, बस उसी को करो और कुछ मत करो। अगर कर रहे हो तो उसी को पूरी श्रद्धा से फॉलो करो, सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ, एक बुक आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कोचिंग मटेरियल नहीं करें तो, सिंगेज काफ़ी अच्छी बुक है, ये मैंने अपने टाइम पे भी लगाई थी, पूरी तो नहीं लगा पाया था क्योंकि इतनी मोटी बुक है कैसे लगा लो, क्योंकि और इसके वो भी
एलजेब्रा की अलग है, कोऑर्डिनेट की अलग है, तो वही है, टफ है मतलब पूरा सॉल्व करना। हाँ बट इसके अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल ही लगा लेते हैं मेजर मेजर और उसके मल्टीपल रिवीजन कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। सिंगेज से आपका काम बन जाएगा। सिंगेज में बहुत ही हाई क्वालिटी गुड क्वेश्चन दे रखे हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, मैं तो इसको ही रिकमेंड करूँगा। सिंगेज ट्राई करना। टफ है लिटरली टफ है, इजी बुक नहीं है, पहली बता देना। विद टाइम लेकिन अच्छा लगने लगता है, सॉल्व होने लगते हैं क्वेश्चन। एक बार पैटर्न समझ में आ जाता है ना, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा करना है और इस टाइप के में ऐसा, तो भाई बस सॉर्ट हो जाती है ज़िंदगी और आपका मैथ से डर खत्म हो जाता है। अब बात आती है, थोड़ा बोर्ड्स का भी डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड्स के लिए आप डेरिवेशन पे फोकस करिए। पीवाईक्यू तो ऑब्वियसली 10 ईयर के सीबीएसई बोर्ड या जो भी आईसीएसई बोर्ड उसका देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली रिपीट हो जाता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। 3-4 महीने में आप बोर्ड्स को आराम से कवर कर सकते हो अगर आपका जेई का बेस स्ट्रॉन्ग है। लिटरली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको सब्जेक्टिव पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। आंसर राइटिंग वगैरह कर लीजिएगा। हो सके तो कोई बोर्ड वाली कोचिंग में अगर टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं आपके अगल बगल तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने ज्वाइन कर ली थी बोर्ड की कोचिंग और उसमें टेस्ट होते थे तो टेस्ट देने चला जाता था। और क्या बोलते हैं, जो थ्योरी पार्ट है वो तो आपका जेई में ऑलरेडी कवर्ड है, उससे ज़्यादा टफ नहीं होता बोर्ड, सिंपल है, ठीक है। और एनसीईआरटी सफिशिएंट, डेली 1 घंटे अभी से पढ़ना शुरू करोगे बोर्ड्स का तो हो जाएगा, वरना लास्ट में आपको 3-4 महीने घुसना पड़ेगा। तो अभी आप देख लो कि अभी अगर आप डेली 1 घंटे पढ़ लेते तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, फिजिकल एजुकेशन या फिर कंप्यूटर में से क्या चूज़ करें। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि फिजिकल एजुकेशन ही करो। कंप्यूटर टफ पड़ जाता है, नंबर डुबा देता है लोगों के, इसलिए फिजिकल एजुकेशन करो। मैंने 3-4 दिन में बोर्ड मतलब सिर्फ 3-4 दिन पढ़ा था भाई, मेरा एग्ज़ाम था तब मैं बुक लेके आया था, ठीक है, कि अब ज़रा पढ़ लेता हूँ। तो उसमें ही मेरे 97 आ गए थे, वो भी प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो ईजी है भाई, फिजिकल एजुकेशन आराम से आप कर सकते हैं, कंप्यूटर थोड़ा टफ रहता है। हाँ अब मैं कुछ आपको ट्रिक और स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, आपकी हेल्प करेगी कैसे आप ज़्यादा एफिशिएंटली बोर हुए बिना पढ़ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। देखिए एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट तो उठाने ही है। मैं तो ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ो दिन में, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। और 8 घंटे मिनिमम पढ़ना ही है, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए शेड्यूल बना के लाया हूँ। मैं तो इतना ही पढ़ता था, अब इसके ज़्यादा आप पढ़ सको तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ कम मत करना, ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। 3 घंटे मैंने मैथ्स को दिए, 3 घंटे फिजिक्स या केमिस्ट्री में से जो आपको लगता है कि आपका वीक है उसको दे दीजिए, और 2 घंटे जो आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है उसको दीजिए। इतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 3 घंटे मैथ्स करिए, मस्त है मैथ्स तो आपको करनी ही है 3 घंटे, क्योंकि मैथ्स टफ होती है भाई, प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स को अगर आपने इज्जत नहीं दी तो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ भी नहीं निकलेगा जेईई एडवांस में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स पे जिसका कमांड होता है उसकी अच्छी रैंक आ जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपैरेटिवली मैथ्स से इजी है, फिजिक्स लेकिन बहुत लोगों को दुश्मनी दे देता है, तो इसलिए फिजिक्स भी आप 3 घंटे पढ़ सकते हो। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो ज़रूर से केमिस्ट्री पढ़िए। मैं तो इस तरह से पढ़ता था कि मेरा मैथ्स 3 घंटे, 3 घंटे फिजिक्स एंड 2 घंटे केमिस्ट्री, ये डेली का शेड्यूल रहता था, जिसमें मैं अपनी कोचिंग का होमवर्क भी करता था और प्लस रिवीजन भी इंक्लूडेड है, मतलब प्रीवियस जो पढ़ा दिए। क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं करा ना तो कोई सेंस नहीं बनता आपका क्या बोलते हैं पढ़ने का। हाँ रिवीजन कैसे करना है एक बता देता हूँ। देखो 7 दिन बाद आदमी भूलने लगता है जो भी आपने पढ़ा, तो हमेशा आपको रिवीजन साइकिल 7 डेज पे रख देनी। 7 दिन पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। एक बार जब उसको रिवाइज कर लिया अब उसको 14 दिन बाद रिवाइज करिएगा। अब 14 दिन के बाद रिवाइज करने के बाद उसको 21 दिन पे रखिए। तो 7, 14, 21 वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। ये इस तरीके से रिवाइज करोगे आराम से हो जाएगा। सपोज मैंने आज के दिन फिजिक्स पढ़ा, ठीक है, कोई चैप्टर पढ़ा मोशन, अब मैं इसको 1 हफ्ते बाद रिवाइज करूंगा, ठीक है, 7 दिन बाद। अब मैंने इसे फिर से रिवाइज कर लिया, अब मैं 7 दिन के बाद 14 दिन बाद इसको रिवाइज करूंगा और अब इसके बाद मैं 21 दिन पे रिवाइज करूंगा। इस तरीके से आपको चलना है, गारंटी से लिख के ले रहा हूँ। आपका रिवीजन परफेक्ट हो जाएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पीछे वाली चीज़ें उड़ रही हैं। ये ट्राई करिए, ये वाली साइकिल में अगर आप जाओगे 7, 14, 21 कभी दिक्कत नहीं आएगी, वरना तो 1 हफ्ते बाद ये आदमी सब भूल जाता है, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है, इम्प्रूव भी करना है। लोग सीखते जाते हैं और इम्प्रूव नहीं करते हैं। इम्प्रूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको ये रिपीट करना है, पढ़ो उसको, इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो, सिंपल एज दैट। याद रखिए 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, मेरा भी नहीं हो पाया था, मैंने भी बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए थे, छोटे मोटे जैसे एसओटी टाइप्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करा था क्योंकि मुझे पता है ना मेजर थीम नहीं है, ठीक है। मेजर थीम क्या होती है, जो ज़्यादा पूछता है जेई, ठीक है, किस दर से ज़्यादा पूछता है, हाई वेटेज वाले चैप्टर, इन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। क्योंकि इन द एंड आपका गोल क्या है, जेई निकालना है, पीएचडी करना नहीं है भाई। पेपर निकालना है आपको, पीएचडी नहीं करनी है कि हर एक चैप्टर उठा उठा के आप उसमें पीएचडी कर रहे हैं, रोड ऑफ सॉल्व कर करके, ठीक है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं।
आपको एग्जाम निकालना है तो मेजर थीम पकड़िए, स्मार्ट वर्क करिए, कहाँ से ज़्यादा पूछता है उस चैप्टर को पहले पकड़ के लीजिए और उसको ख़त्म करिए अच्छे तरीके से, सारे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन लगा लीजिए, अपने मॉड्यूल्स सॉल्व कर लीजिए, PYQ कर लीजिए। देन यू कैन से, जब आपने इस पर 100-200 क्वेश्चन लगा लिए होंगे इस चैप्टर पे, तब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन इस चैप्टर में डिसेंट हो गई है। हाँ, अब बात आती है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक बहुत कॉस्टली होती है। जैसे कि मैं अपनी सिली मिस्टेक बताता हूँ। मैंने जब पेपर दिया था 2018 में जेई मेंस का, तब CBSE कराता था, ठीक है, और तब होता था ऑफलाइन, अगर आपको नहीं पता हो तो। उसके बाद ही ऑनलाइन हो गया था शायद, है ना। तो ऑफलाइन पेपर हुआ था, ठीक है, और ऑफलाइन में होती थी OMR मार्किंग। मैंने लास्ट में OMR ही गलत भर दी, मतलब 4 के ऊपर नीचे लगा दी, ठीक है, 4 के ऊपर लगाती, मतलब 4 नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन को ऊपर नीचे लगा दिए। जैसे ही ऊपर नीचे लगाया सबका आंसर पलट गया और मेरे को -15 हो गया। -15 कैसे, +4 -1 था, तो टोटल मेरे को 15 मार्क्स का लॉस हुआ था, क्योंकि तीनों क्वेश्चन मेरे सही थे और वो मैथ्स से थे, ठीक है। और -15 पे मेरी रैंक 6000 से घट के सीधे 9601 पे आ गई। तो ये ब्लेंडर बिल्कुल नहीं करने हैं। यहाँ पे 10-15 नंबर आपकी IIT की सीट इधर उधर कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पे आपको IIT मिल रहा होगा, कहीं पे हो सकता है कुछ ना मिल रहा हो, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक को कम करने के लिए एक डायरी मेंटेन करेंगे। ये तीसरी डायरी की बात कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको ऑलरेडी 2 डायरी के बारे में अभी ऊपर बताया था, तो ज़रूर से कमेंट करके अभी आप बताइए, आपको याद भी है, आपने वीडियो में देखा कि मैंने कौन सी डायरी का बोला। नहीं याद है तो इसका मतलब आपका अटेंशन बहुत ही कम है, और अगर ऐसा है तो आपको जेई में भी दिक्कत होगी। तो थोड़ा अटेंशन आपको इंक्रीज करना है अपना, थोड़ा रिकॉल करते रहिए, कि सोचते रहिए कि भैया ने क्या बोला, ठीक है, या फिर क्या करने को बोला, इससे बेटर रहेगा। तो ये थर्ड डायरी के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको अपनी जो गलतियां हैं, सिली मिस्टेक्स को लिखनी है। जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट और आपने करेक्ट मार्क कर दिए। ऑप्शन में A की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, और सॉरी 2A की वैल्यू पूछी थी और आपने A की वैल्यू मार्क कर दी, तो ये सब हो जाते हैं। हो सकता है इजी क्वेश्चन रहा हो एक, जो आपने स्किप कर दिया, आपको दिखा ही नहीं वो क्वेश्चन की वो इजी था। हो सकता है आपने कहीं पे कैलकुलेशन एरर कर दी हो सिली मिस्टेक की, जैसे 15 × 9 = 105। ये मैं एक बार कर रहा था, 15 9 = 105। अब बताओ ये कैसी गलती है। और बल्कि 15 9 आपको पता ही है कितना होता है, 135 होता है। मैं कैलकुलेशन में कर रहा 105, मेरा आंसर गलत आ रहा है। मैं कह रहा क्या हो रहा है भाई, ये कैसे होता है। कभी का दिमाग बैठ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये सब भी हो जाता है, तो ये लिखना है आपको। और कभी कभार होता है कि आपकी स्पीड स्लो होती है, तो ये भी लिखिए। विद टाइम आपकी स्पीड धीरे से बढ़ने लगेगी। कैसे बढ़ानी है स्पीड, अगर आपसे सॉल्विंग स्लो होती है, तो मैं सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, मतलब मॉड्यूल में, जैसे 1 2 3 एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है, तो आपको अपना टाइमर सेट करना है स्टॉप वॉच में 1 मिनट का या 2 मिनट का, और उसी में सॉल्व, मतलब उसी में वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर 1 या 2 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में, तो बढ़िया है। नहीं तो आप सोल्यूशन देखोगे और फिर से उसे ऑन स्पॉट अटेम्प्ट करोगे। मतलब 3 मिनट में नहीं हुआ मान लेते हैं, तो अब आप सोल्यूशन को रीड करोगे, समझोगे, और फिर से टाइमर ऑन करोगे 3 मिनट का, और फिर से अपने से सॉल्व करोगे। ये ट्रिक लगा ली ना, लिख के ले रहा हूँ। स्लो जो हो ना, आप फास्ट में कन्वर्ट हो जाओगे। ये ट्रिक ज़रूर से ट्राई करना। मैंने तो ये करी थी, बहुत इंप्रूवमेंट आया था। और याद रखिए, आपका जो इंप्रूवमेंट होगा वो एक दिन में नहीं होगा। आपको एक दिन में अपना इंप्रूवमेंट नहीं लगे दिखेगा, 30 या 60 दिन में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। मैं लिख के ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये सब अप्लाई कर रहा है और अगले दिन ही आप कह रहे हो कि अरे मेरे में तो चेंज आ जाएगा, एकदम मैं गॉड बन जाऊंगा। बिल्कुल नहीं होने वाला। एटलीस्ट 1 या 2 महीना ये फॉलो करना, फिर उसके बाद आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि भैया इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। ये मैं चैलेंज आपको देता हूँ, क्या आप कर पाओगे? लेट्स सी कितने लोग करते हैं। जो लोग कर पाएंगे ना वही IIT जाएंगे। लिख के ले लो, ठीक है। तो ये चैलेंज है मेरी तरफ से आप लोगों को। इस वीडियो पे कमेंट करना है 2-3 महीने के बाद ये जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं इसको फॉलो करके कि इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। खुद गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि लोग बोलेंगे हुआ, ठीक है। आपका ग्राफ इंप्रूवमेंट का ऐसा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट ऑन अ लॉन्ग स्केल अगर आप देखोगे तो आपका एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व आपको दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, एडवांस रेडी हो जाना है ऑलमोस्ट मेंस जब दूसरा वाला शिफ्ट आ रहा है उससे पहले तक, ठीक है। 1% भी इंप्रूव कर रहे हो ना अपने आप से आप डेली, मतलब आपको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्त जो चैंपियन हो, टॉपर हो क्लास का, उससे कंपेयर मत करो। आप खुद को अपने आप से कंपेयर करो कि एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले मेरे को ये चैप्टर नहीं आता था, आज मैंने कमांड पूरी इस पे हासिल कर ली है। लिख के ले रहा हूँ। अगर आप खुद से कंपटीशन रखोगे ना अपना, ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे, ना कि किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके। खुद से कंपेयर करो, खुद मतलब खुद को ऑब्वियसली, ना कि दूसरे से, क्योंकि हर एक बंदा जो अर्थ पे है ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। तो हर एक की लर्निंग कैपेसिटी या सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिफरेंट होती है। तो आपको अपने आप से बेटर बनना है।
ना कि किसी और से। अगर आप खुद से बेटर बनते जाएंगे दिन ब दिन तो आप दूसरों से भी बेटर बनते चले जाएंगे। याद रखिए फर्स्ट शिफ्ट जो होगी मेंस की, वो आपको ज़्यादा परसेंटाइल देगी हमेशा की तरह एज कम्पेयर टू सेकेंड शिफ्ट, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है। बोर्ड वाले बच्चे तो अलग ही परेशान रहते हैं, तो ड्रॉपर इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट आपको जाने नहीं देनी है, आपको ट्राई करना है कि फर्स्ट शिफ्ट में आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। सेकंड शिफ्ट में आपको जो मार्क्स आएंगे वो कम ही आने के चांसेस टफ हो जाता है, ठीक है। और यस, बैकलॉग मत रखना, क्योंकि बैकलॉग हो जाती है तो ज़िंदगी हिल जाती है। सैटरडे संडे को अगर बैकलॉग हो भी गई है, अगर आप बीमार हो गए थे, किसी भी हालत से कवर करिए। अगर बैकलॉग ज़्यादा लंबी चली तो आपकी बैकलॉग का डोमिनो इफेक्ट आएगा और आपके सारे जो चैप्टर हैं जो आगे के होने हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे और आपका पूरा अटेम्प्ट बर्बाद हो सकता है। तो बैकलॉग को किसी भी तरह कंप्लीट करना है। और याद रखिए खाना अच्छे से हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए और मेडिटेट भी करिए, क्योंकि भाई जेई याद रखो हार्ड और स्मार्ट वर्क का भी खेल है। लक भी होता है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपने एक एक चैप्टर के 200 सवाल लगा लिए होंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आपकी रगों में दौड़ रहा होगा। लिख के ले लीजिए 200 सवाल करके आया हूँ मैं, इस चैप्टर के हो नहीं सकता कि ये वाला सवाल जो जेई ने दे दिया है मैं कर ना पाऊँ। ये होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। हाँ, कंपटीशन कितना घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ही वो बंदा जिसका आईआईटी में सिलेक्शन होगा। ये आपका अगर माइंड सेट है तो लिख के ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और लक का तो देखो भगवान से पूजा वूजा भी करते रहा करो, भगवान जी की, ठीक है। अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लेते रहा करो, मम्मी से मत लड़ा करो। बहुत लोग मुझे पता है कि अपनी मम्मी को परेशान करते हैं, ठीक है। एग्रेसिव मत हुआ करो, इस एज में होता है, क्योंकि देखो लक इन्हीं सब चीज़ों से बनता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है, ये याद रखो। हाँ, याद रखो लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, टफ तो होगा, ईजी नहीं है, वरना सब आईआईटी में नहीं चले जाते। फिर आईआईटी की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। और अभी तो सब नहीं जा पाते ना, तो आईआईटी को एकदम खजाने की तरह देखा जाता है। तो टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। 4 महीने में करना इम्पॉसिबल है, हो सकता है, मे बी नॉट। अगर आप दृढ़ संकल्प ले लेते हो कि मैं करके ही रहूँगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, सिलेक्शन होगा। ये जो मैंने वीडियो में बताया फॉलो करना, लिख के ले रहा हूँ, इंप्रूवमेंट होगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।